एक्चुअली या भितर यहाँ आमर रोचे कौन कहले यहाँ आमर रोचे पनोरमा ऑफ ह्यूमन इवैल्यूएशन। तो एठी आमे देखिबा माने टोटल आमर अर्थ रे केमती सृष्टि होता जो स्टार्टिंग है आम पृथ्वीटा फास्ट केमती क्रिएट है तो ता उपरे सब जिनस एठू आमे देखिपर। तो आसतु देखा एक्चुअली केमती कौन सब आमर आमर ह्यूमन ये टोटल अर्थ रे केमती क्रिएट है आउ मनीष केमती केमती सब कौन तार जीव केमती बसवास करते आउ तादर केमती कौन क्रिएट सब होता है आम देखिया। तो चलो स्टार्ट करिया आमर अर्थ कोठी क्रिएट है एंट्री कर। ठीक अच्छे चलो। इटा जो भाई देखो स्टार्ट होती देखो ये जो 300 200 सब लिखाई एरा 200 मिलियंस बिफोर एला 100 मिलियंस बिफोर 300 मिलियन बिफोर 400 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 तो तुमर स्टार्ट होती 4500 मिलियन बिफोर माने अर्थटा आमर स्टार्ट होती। तो ये जिनसटा आपण आम अर्थटा स्टार्ट हो 4500 मिलियंस बिफोर। तो हिसाब करूँ केते पूर्व स्टार्ट हो। तो ये जिनसटा आम देखिए चलतु। तापर ये स्टार्ट है देख 4000 to 300 मिलियंस इयर्स एगो। मैं चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों आइए जान लेते हैं आगे धरती को इसके चार्ल्स डार्विन फादर ऑफ बायोलॉजी और विश्व ना कौन फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी चार्ल्स डार्विन। ओ दादा उल्का पिंड ये है ना 460 करोड़ प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर नाम सागर के किनारे वाले अंचल पौधे मैदान बहुत तेजी से विभिन्न जातियों की जेलीफिश यही संग डायनासोरस लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरस्वती जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरस्वती की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी
साइनोनेटस इनका काफी प्रभावशाली हो गया था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही 2 चित्ते, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। कंप्लीट ହେଇଗଲା ନା ନା ଅଛି ନା ଆଉ ଡାଇନୋସର ଗଲା ବା 200ରୁ 180। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव ये सब vegetarian जैसे आकार प्राचीन सरीसृप समानों में लगे थे और उनकी वेजिटेरियन ना डायनासोर ने लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियाडोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में छा गए थे। डायनासोर समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासौरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन
उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महादेश में एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। এটা 180 ରୁ ଇଏ ଗଲା 180 ରୁ 200 ଗଲା ଏଇଟା ନା ଟୋଟାଲ ଇଏ ଏରିଆ ତକ ନା। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे थे। गोंडा हाँ एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। ये भी अच्छा ये भी अच्छा ना यापर आसला तोर ह्यूमन रिवोल्यूशन आसला ना এটা সইলা পরে হিউম্যান রিভলিউশন আসলে 65 মিলিয়ন পরে না এইটু আসলে না। আচ্ছা ইয়ে গোটে টোটাল গোটে মানে গোটে টোটাল স্টোরি গোটা না ইয়ে হয়েছে না। এইটু স্টার্ট হলা আমি যে দেখছিলাম না। डायनासोर के विलुप्त कमोडोर गिरे कमोडोर पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते। देख विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। कानर विषय कानर बड़ हाथीर बड़ थाए हाँ कानर छोट थाए हाँ ये स्टार्ट ना। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े के रूपांतरित हुए। लेमूर टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर।
आवाजटा मस्त लगे ये आवाजटा मस्त लगे। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ट्राइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिरजूट वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। विलुप्त प्राणी जो कौन बनता है। तो भाई मैंने यू आम स्टार्ट होची पैनोरामा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन माने यहाँ आम 65 मिलियंस पर्यंत यहाँ आसला सैला तापर 65 मिलियंस ठू आमर स्टार्ट है मनीष मानकर केमती मानव जाति केमती स्टार्ट हो तो ये देखी चल इवोल्यूशन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस हाँ बा और से एमती सब मरला एमती सब पोती दौले ना हाँ यार गोटे अलग प्रकार लेदर सब माने ये मेटेरियल सब यूज हो अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन, आदिम उपकरणों और जीवाश्म हड्डियों में। हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अब हम पुरानी हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गए। आधे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। रात में जीवाश्मित उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी 2 पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये 2 पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। कारण चाहे जो,
4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और वो टूट गया, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम नहीं होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वहां जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले वातावरण में उनके बाल कम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आग का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइड्रोलोडेंसिस या हाइड्रोबर्गमैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशी वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खूब भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धारदार चाकू बनाना जान गए और शायद लकड़ी के भाले। एवोल्यूशन यानी उद विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैले। होमो हाइड्रोबर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी, लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो निएंडरथालेंसिस यानी निएंडरथॉल के बारे में जानते हैं, जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदिम पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। वे शायद किसी आदिम भाषा में बातचीत करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास निएंडरथॉल के समय के पुरातत्विक प्रमाण ज्यादा है। निएंडरथॉल की जीवाश्म हड्डियों के फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है
कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। निएंडरटॉल और उनसे संबंधित प्रजातियों का लाखों साल तक अफ्रीका के बाहर दबदबा था। वे यूरोप से इंडोनेशिया तक अलग अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रही। हमारे पास साक्ष्य हैं कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गहने बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। फिर निएंडरटॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उनमें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे निएंडरटॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, हापुड़ और गहने बनाए। वे ठंडे मौसम में अनुकूल कपड़े पहनने लगे और पहली बार जूते का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की मूर्तियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आदिम चूहों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूहों में रहते थे। आग हर समय मौजूद रहती थी। उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिलती थी और जंगली जानवरों से बचाव भी होता था। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई ताकि वे अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा जान सकें। जीवन के बाद क्या होता है, ये होमो सैपियंस के लिए बड़ा सवाल था। 1 लाख साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसके कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले होमो सैपियंस ने इस प्रक्रिया में कुछ रस्मों को शामिल किया, मसलन शवों को सजाना और कब्र में प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखना। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला। कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल वैसे ही हमें सबूत मिले बुनी हुई टोकरियों के। औजार और हथियार बनाने के लिए धातु कार्य भी प्रचलित था। मानव अपने अस्तित्व के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत, संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। शिकारी गांवों में बसने लगे और वे गांव मानव संस्कृति के उद्गम स्थल बन गए। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की आबादी 10 लाख से भी कम थी। होमो सैपियंस के आने से ये सब बदल गया। हम दुनिया के हर कोने में फैल गए। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक विविधता बढ़ी। वातावरण में आने वाले लगातार बदलावों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते गए। इससे और अधिक विविधता आई। यह प्रक्रिया जारी है। मानव जाति निरंतर बदलाव की राह पर बढ़ रही है।